जब कोई इंसान बहुत ही गहरे स्ट्रेस या मतलब किसी बहुत बड़े दुख से गुजर रहा होता है और अचानक से कहता है कि मैं अंदर से टूट रही हूँ या आई एम फॉलिंग अपार्ट, तो क्या वो सिर्फ एक मुहावरा होता है? ज्यादातर लोग तो यही मानते हैं कि ये सिर्फ कहने की बात है। हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या सच में हमारे शरीर और दिमाग के अंदर कुछ टूट रहा होता है? आज के हमारे इस डीप डाइव में हम जिस दस्तावेज का विश्लेषण कर रहे हैं वो साबित करता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब इंसान सच में बिखर सकता है। सही कहा। और आज हम जो नोट्स डिकोड कर रहे हैं वो चैप्टर 5 टुवर्ड्स अ थियरी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर से लिए गए हैं। एग्जैक्टली हमारा उद्देश्य आज ये समझना है कि इंसान का जो व्यवहार है, उसकी मानसिक बीमारियां और उसका इस कॉम्प्लेक्स समाज के साथ जो तालमेल है वो असल में काम कैसे करता है। तो चलिए इस चर्चा को विस्तार से समझते हैं, क्योंकि हम अक्सर मानसिक स्वास्थ्य को ना एक लेबल की तरह देखते हैं। हाँ, जैसे जैसे किसी को डिप्रेशन है या एंजाइटी है, बस बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन ये जो स्रोत है आज का, ये हमें एक पूरी तरह से नए प्रोसेस ओरिएंटेड नजरिए से सोचने पर मजबूर करता है। और ये नया नजरिया इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो हमने बीमारी शब्द को बहुत ही गलत तरीके से समझा है। अच्छा, वो कैसे? मतलब हम हमेशा से बीमारी को एक ऐसी बाहरी चीज मानते आए हैं जो अचानक हम पर हमला करती है। जैसे कोई दुश्मन बाहर से आया और उसने हमारे शरीर पर कब्जा कर लिया। हाँ, जैसे कोई वायरस या बैक्टीरिया। बिल्कुल। लेकिन ये दस्तावेज एक बहुत ही अलग और गहरी बात कहता है। इसके अनुसार बीमारी कोई बाहरी हमलावर नहीं है, बल्कि ये इंसान के अपने सिस्टम और उसके पर्यावरण के बीच एडेप्टेशन यानी अनुकूलन की विफलता है। एक मिनट, एडेप्टेशन की विफलता थोड़ा ऐसे आसान भाषा में समझते हैं। मतलब अगर मैं किसी माहौल में खुद को ढाल नहीं पा रही हूं, तो मेरा शरीर उसे एक बीमारी का रूप दे देगा। कुछ हद तक ऐसा ही है। देखिए, जब किसी व्यक्ति को कोई गहरा मनोवैज्ञानिक झटका लगता है या वो लगातार ऐसे भारी तनाव में रहता है जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहा, तो उसका शरीर और दिमाग अचानक से हार नहीं मानते। वो लड़ते हैं। हाँ, वो सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में वो अपनी ऊर्जा को एक लोअर लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस यानी एक बहुत ही निचले स्तर पर लाकर संतुलित करने का प्रयास करते हैं। वो इंसान अपनी पूरी क्षमता पर काम नहीं कर रहा होता, लेकिन वो बस किसी तरह खुद को बचाए रखने की कोशिश कर रहा होता है। एग्जैक्टली। वाओ! मतलब ये तो बिल्कुल किसी घाटे में चल रही कंपनी के उदाहरण जैसा लग रहा है मुझे। वो कैसे? जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ी टेक कंपनी है जो अचानक मार्केट क्रैश होने की वजह से भारी घाटे में चली जाती है। अब वो कंपनी रातों रात पूरी तरह से बंद तो नहीं होती ना? नहीं, वो सर्वाइवल मोड में चली जाती है। हाँ, वो अपने R&D डिपार्टमेंट का बजट काट देती है, कर्मचारियों की छंटनी करती है और सिर्फ अपने कोर प्रोडक्ट पर फोकस करती है। वो कंपनी अब पहले की तरह इनोवेटिव या हेल्दी नहीं है। सही बात है। एक तरह से देखा जाए तो वो बीमार है, लेकिन फिर भी वो बाजार में जिंदा रहने के लिए एक नया, भले ही कमजोर, लेकिन एक नया संतुलन बना रही है। ये उदाहरण एकदम सटीक बैठता है। वो कंपनी टूट नहीं रही है, वो बस एक नए इक्विलिब्रियम या संतुलन को खोज रही है। और इंसानी शरीर और दिमाग में भी ठीक यही प्रक्रिया होती है। मतलब वो कमजोरी ही वो चीज है जिसे हम बाहर से देखकर बीमारी का लेबल दे देते हैं। हाँ, और स्रोत में इस बात पर भी चर्चा है कि इंसान के लिए ये एडेप्टेशन समय के साथ कितना मुश्किल होता जा रहा है। इसमें बाहरी खतरे के सिकुड़ने का एक बहुत ही दिलचस्प विकासवादी पैटर्न दिया गया है। बाहरी खतरे का सिकुड़ना? इसका क्या मतलब है? मैं समझी नहीं। अगर हम इंसान के विकास के शुरुआती दौर को देखें तो हमारे पूर्वज किन चीजों से डरते थे? हाँ, जंगली जानवरों से। हाँ, बाहरी और बहुत बड़े खतरों से, जैसे शेर, भालू, भेड़िए या फिर पौराणिक कथाओं के ड्रैगन्स। ये खतरे आकार में बड़े थे और साफ दिखाई देते थे। इंसान उनसे लड़ सकता था या भाग सकता था। बिल्कुल, फाइट या फ्लाइट। एग्जैक्टली। फिर जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ, हम सुरक्षित घरों में रहने लगे, तो वो डर सिकुड़कर चूहों, कीड़े मकोड़ों और सांपों तक आ गया। अच्छा, मतलब साइज छोटा हो गया खतरों का। और आज के समय में, आज तो हमें ना भालू का डर है और न ही सांपों का उतना सामना करना पड़ता है। आज वो डर और भी ज्यादा सिकुड़ गया है और पूरी तरह से अदृश्य हो गया है। अदृश्य मतलब दिखाई ही नहीं देता। हाँ, आज हमारा सबसे बड़ा डर वायरस जैसी सूक्ष्म चीजें हैं या फिर खुद इंसानों द्वारा पैदा किए गए खतरे, जैसे आर्थिक मंदी, नौकरी जाने का डर या सामाजिक प्रतिष्ठा खोने का डर। ओ, मैं समझ रही हूँ। मतलब खतरे अब बाहर जंगलों में नहीं है, बल्कि वो हमारे भीतर, हमारी कोशिकाओं में और हमारे अपने बनाए हुए इस जटिल समाज के ताने बाने में छिपे हैं। यार, मुझे लगता है कि ये मनोवैज्ञानिक रूप से और भी ज्यादा खतरनाक है। क्यों?
क्योंकि अगर आपके सामने कोई भालू है तो आपका नर्वस सिस्टम आपको फाइट और फ्लाइट का सिग्नल देता है। आप भागकर पेड़ पे चढ़ जाते हैं और खतरा टल जाता है। हाँ, बात खत्म। लेकिन आप एक इकोनॉमिक क्रैश या वायरस से लड़कर कैसे जीतेंगे? आप मंदी को मुक्का तो नहीं मार सकते ना। बिल्कुल नहीं मार सकते। तो शरीर का जो अलार्म सिस्टम है वो लगातार बजता रहता है और हम उस स्ट्रेस को बंद नहीं कर पाते। इसीलिए शायद हम उस लोअर लेवल वाले कमजोर संतुलन में जाने को मजबूर हो जाते हैं। एग्जैक्टली। यही वजह है कि आज के कॉम्प्लेक्स समाज में मानसिक बीमारियां और एडेप्टेशन की विफलता इतनी तेजी से बढ़ रही हैं। हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम को समझ ही नहीं आ रहा है कि अदृश्य खतरों पर कैसे प्रतिक्रिया दें। ये तो बहुत डरावना है। अच्छा, अगर हम इस बात को मान लें कि बीमारी एक बिगड़ा हुआ संतुलन है या एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है, तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि नॉर्मल क्या है? हमारा शरीर सामान्य स्थिति में ये तथाकथित बैलेंस बनाए कैसे रखता है? इस सवाल का जवाब देने के लिए दस्तावेज हमें जीव विज्ञान के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत की तरफ ले जाता है। क्लॉड बर्नार्ड और वॉल्टर बी कैनन ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसे होम्योस्टेसिस कहते हैं। होम्योस्टेसिस, हाँ, मैंने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा है। ये हमारे शरीर का अपना आंतरिक थर्मोस्टेट होता है ना, जो हर चीज को ऑटोमेटिक तरीके से कंट्रोल करता है। सही कहा आपने। ये शरीर की वो स्वचालित प्रणाली है जो हमारे अंदर के पर्यावरण को स्थिर रखती है, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। जैसे तापमान मेंटेन करना। हाँ, उदाहरण के लिए बाहर बर्फ गिर रही हो या कड़कड़ाती धूप हो, एक स्वस्थ इंसान के शरीर का तापमान हमेशा स्थिर रहता है। अगर आपको गर्मी लगती है तो शरीर पसीना निकालकर खुद को ठंडा करता है। ब्लड शुगर, ऑक्सीजन का स्तर, ये सब इसी होम्योस्टेसिस के कारण स्थिर रहता है। मतलब जब हम दौड़ते हैं तो सांसें तेज हो जाती हैं। बिल्कुल। जब आप दौड़ते हैं तो मांसपेशियों को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है और बिना आपके सोचे आपका शरीर आपकी सांसों की गति बढ़ा देता है। यहाँ तक तो बात मुझे समझ में आती है। ये तो प्योर बायोलॉजी है ना? शरीर अपनी मशीनरी को बचा रहा है। लेकिन हम तो आज मानव व्यवहार और मनोविज्ञान की बात कर रहे थे ना? हाँ, और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि ये सिद्धांत सिर्फ खून, पसीने या तापमान तक सीमित नहीं है। अच्छा। दस्तावेज में फ्रीमैन जैसे मनोवैज्ञानिकों का जिक्र है जिन्होंने साबित किया कि ये होम्योस्टेसिस मनोवैज्ञानिक और सामाजिक स्तर पर भी काम करता है। एक मिनट, मुझे ये बात पूरी तरह से पच नहीं रही है। आप कह रहे हैं कि शरीर के अंदर ब्लड शुगर का कंट्रोल होना और मेरा जो सामाजिक जीवन है, दोनों एक ही बायोलॉजिकल ड्राइव से चल रहे हैं? दस्तावेज ठीक यही तर्क देता है और ये बहुत ही गहरा विचार है। इसे एक कोशिकीय जीव जैसे पैरामीशियम के उदाहरण से समझिए। ठीक है। जब एक पैरामीशियम को भूख लगती है तो उसके अंदर का रासायनिक संतुलन बिगड़ जाता है। वो इस तनाव को कम करने के लिए क्या करता है? खाना ढूंढता होगा। हाँ, वो भोजन की तलाश में पानी में तैरने लगता है। वो अपने बाहरी पर्यावरण में गतिविधि करता है ताकि उसका आंतरिक संतुलन वापस आ सके। अब इसी फ्रेमवर्क को इंसान पर लागू करके देखिए। इंसान भी अपनी सुरक्षा और आंतरिक शांति के लिए अपने बाहरी पर्यावरण को लगातार मैनिपुलेट करता है। मतलब? हम जो भी सामाजिक गतिविधियां करते हैं वो सिर्फ अपने दिमाग को शांत रखने के लिए करते हैं। काफी हद तक स्रोत बताता है कि इंसान भविष्य की अनिश्चितता से बचने के लिए बैंक अकाउंट खोलता है ताकि उसे वित्तीय सुरक्षा का एहसास हो। वो कार्यस्थल पर किसी अन्याय से बचने के लिए ट्रेड यूनियन की सदस्यता लेता है और दोस्त बनाता है। बिल्कुल, वो दोस्तों का एक समूह बनाता है ताकि संकट के समय उसे अकेलापन महसूस ना हो। ये सब बाहर से देखने में सामाजिक और आर्थिक कदम लगते हैं, लेकिन असल में ये हायर लेवल होम्योस्टेसिस के ही काम है। वाओ, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देने वाली बात है। तो क्या एक बैंक अकाउंट में पैसे जमा करना या दोस्तों के साथ वीकेंड पे मिलना सच में उसी बायोलॉजिकल सिस्टम का हिस्सा है जो हमें ठंड लगने पर कंपाता है? हाँ, एग्जैक्टली। मतलब हम अपने पूरे सामाजिक जीवन को एक थर्मोस्टैट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम अंदर से सुरक्षित महसूस कर सकें। स्रोत के अनुसार बिल्कुल ऐसा ही है। इंसान अपने आसपास का बाहरी ढांचा इसलिए मजबूत करता है ताकि उसके आंतरिक जीवन की स्थिरता, जिसे दस्तावेज में स्टेडी स्टेट कहा गया है, वो बरकरार रहे। हमारा शरीर और दिमाग हर हाल में चिंता, घबराहट और अनिश्चितता से बचना चाहता है। लेकिन अगर ये सच है, अगर इंसान का दिमाग और शरीर सिर्फ और सिर्फ संतुलन, शांति और स्टेटस को, यानी जैसी स्थिति है वैसी ही बनाए रखना चाहता है, तो फिर हम नई चीजें क्यों करते हैं? मतलब? मेरा मतलब है, अगर होम्योस्टेसिस ही सब कुछ है तो हमें बस एक सुरक्षित कमरे में बैठे रहना चाहिए। हम अपने सुरक्षित घरों को छोड़कर नए शहरों में क्यों जाते हैं? हम पहाड़ों पर चढ़ने जैसे रिस्की काम क्यों करते हैं? या सबसे बड़ी बात, हम प्यार में क्यों पड़ते हैं?
प्यार तो दुनिया का सबसे बड़ा असंतुलन और रिस्क है। हाँ, ये एक बहुत ही शानदार विरोधाभास है जिस पर दस्तावेज रोशनी डालता है, क्योंकि अगर हम सिर्फ होम्योस्टेसिस की बात करें तो वो मानव व्यवहार की आधी कहानी है। आधी कहानी। हाँ, दिमाग सिर्फ शांति नहीं चाहता। स्रोत में एक और सिद्धांत पेश किया गया है जिसे हेटेरोस्टेसिस कहते हैं। हेट्रोस्टेसिस, क्या ये होम्योस्टेसिस का उल्टा काम करता है? हम इसे पूरी तरह से उल्टा नहीं कहेंगे, बल्कि ये उसका पूरक है। हेटेरोस्टेसिस इंसान के अंदर बदलाव, नयापन, रोमांच और विकास खोजने की जन्मजात इच्छा है। जरा सोचिए, अगर हम सिर्फ अपनी पुरानी सुरक्षित स्थिति में ही लौटते रहें तो हम कभी कुछ नया नहीं सीखेंगे। हाँ, फिर तो मानव जाति का कभी विकास ही नहीं होता। बिल्कुल। हमारे अंदर एक तरफ तो स्थिरता और सुरक्षा की गहरी चाहत है और दूसरी तरफ सीमाओं को तोड़ने, बदलाव करने और विकास करने की लालसा। इन्हीं दोनों के बीच का जो लगातार खिंचाव है, वही हमारा जीवन है। दस्तावेज में इसे समझाने के लिए राजनीति और समाज का एक बहुत ही सटीक और निष्पक्ष उदाहरण दिया गया है। राजनीति के जरिए मानव व्यवहार को समझाया गया है। कैसे? स्रोत समाज में मौजूद कंजर्वेटिव और रैडिकल विचारधाराओं की बात करता है। जो लोग वर्तमान सामाजिक या आर्थिक व्यवस्था में पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करते हैं, जिनका होम्योस्टेसिस बना हुआ है, वो किसी भी तरह के बदलाव का विरोध करते हैं। क्योंकि उन्हें बदलाव से डर लगता है। हाँ, उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तो फिर नियमों को क्यों बदलना। उन्हें कंजर्वेटिव माना जाता है। दूसरी तरफ जो लोग इस व्यवस्था में लाभ नहीं देख रहे हैं, वो बदलाव चाहते हैं, नयापन चाहते हैं, और उन्हें अक्सर रेडिकल कहा जाता है। ये तो समाज का एक डायनामिक बैलेंस लग रहा है मुझे। बिल्कुल, लेकिन इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि हर व्यक्ति खुद को कंजर्वेटिव ही मानता है। सच में? हाँ, हर इंसान को लगता है कि वो जो कर रहा है वही प्राकृतिक, सुरक्षित और सही है, और वो सामने वाले को विद्रोही या व्यवस्था बिगाड़ने वाला मानता है। ये पूरे समाज के स्तर पर होम्योस्टेसिस और हेटेरोस्टेसिस का एक साथ काम करना है। ये बात काफी हद तक मेक सेंस करती है, लेकिन जब हम इस हेटेरोस्टेसिस यानी बदलाव की लालसा के तहत कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, तो क्या चीजें हमेशा सही दिशा में जाती है? जरूरी नहीं है। क्योंकि इस दस्तावेज का जो अगला हिस्सा है ना, वो मुझे बहुत चौंकाने वाला लगा। इसमें वॉरेन मैक्यूलिज का हवाला देते हुए साइबरनेटिक्स और नेगेटिव फीडबैक की बात की गई है। हाँ, वॉरेन मैक्यूलिज का ये विचार मानव व्यवहार की कमियों को उजागर करता है। साइबरनेटिक्स असल में वो विज्ञान है जो मशीनों या जीवों में संचार और नियंत्रण का अध्ययन करता है। ठीक है। इसमें नेगेटिव फीडबैक का मतलब कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि ये वो प्रणाली है जो किसी सिस्टम को बहुत ज्यादा भटकने से रोकती है। जैसे एक कमरे का एसी जो तापमान कम होने पर खुद ब खुद बंद हो जाता है ताकि कमरा बर्फ न बन जाए। हाँ, समझ गई। इसे नेगेटिव फीडबैक कहते हैं, जो सिस्टम को वापस बैलेंस में लाता है। एग्जैक्टली। लेकिन मैक्लूज ने तो नेगेटिव फीडबैक की बीमारी की बात कही है। अगर ये बैलेंस लाता है तो ये बीमारी कैसे हुई? क्योंकि इंसानों में ये खुद को सुधारने की प्रक्रिया कभी-कभी इतनी चरम पर पहुंच जाती है कि वो सुधार ही एक नई समस्या बन जाता है। मशीनें एक फिक्स पॉइंट पर रुक जाती हैं, लेकिन इंसान अक्सर ओवर कॉम्पेंसेट कर जाता है। जैसे एक पेंडुलम का उदाहरण ले सकते हैं क्या हम? बिल्कुल, बताइए। जब एक रुके हुए पेंडुलम को जोर से हिलाया जाता है तो वो सीधे बीच में आकर अपनी पुरानी जगह पर नहीं रुकता। वो संतुलन में आने से पहले दूसरी तरफ बहुत दूर तक झूलता है, फिर वापस आता है। ये बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। दस्तावेज में मानव व्यवहार के इस ओवरशूटिंग या अंडरशूटिंग का जिक्र किया गया है। स्रोत एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण देता है। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति किसी दूसरे पर बहुत ज्यादा क्रोधित है। ठीक है। लेकिन उसका दिमाग जानता है कि अगर उसने ये क्रोध बाहर निकाला तो उसका सामाजिक और व्यावसायिक संतुलन बिगड़ जाएगा, वो समाज से कट सकता है। तो वो उस गुस्से को दबाने की कोशिश करेगा, है ना? हाँ, लेकिन वो सिर्फ दबाता नहीं है, वो ओवर करेक्ट करता है। अपने क्रोध को छिपाने के लिए वो व्यक्ति कभी-कभी जरूरत से ज्यादा मीठा या चापलूस बन जाता है। ओह! इसे स्रोत में एंक्चुअसनेस कहा गया है। वो उस व्यक्ति से इतनी ज्यादा मिठास और इज्जत से बात करता है कि वो बिल्कुल बनावटी लगने लगता है। हाँ यार, हम सब ने अपनी जिंदगी में या ऑफिस में ऐसे लोग देखे हैं। बिल्कुल देखे हैं। वो अपनी तरफ से स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, अपने अंदर के गुस्से को नेगेटिव फीडबैक देके शांत कर रहा है, लेकिन वो इतना ज्यादा करेक्ट कर लेता है कि उसकी वो बनावटी चापलूसी खुद एक नई समस्या, एक नया असंतुलन पैदा कर देती है। सामने वाले को उस पर शक होने लगता है। एग्जैक्टली। यही मैकुलज की नेगेटिव फीडबैक की बीमारी है। एक समस्या को सुलझाने का तरीका ही एक नई और कभी-कभी ज्यादा जटिल समस्या बन जाता है। और फिर उस नई समस्या को सुलझाने के लिए इंसान कोई और तरकीब निकालता होगा। हाँ,
ये साफ तौर पर दिखाता है कि मानव व्यवहार किसी साधारण मशीन या थर्मोस्टैट की तरह काम नहीं करता, जहां एक बटन दबाया और चीजें फिक्स हो गई। और ये बात हमें इस पूरी चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण और गहरे हिस्से तक ले आती है। हमने शुरुआत से लेकर अब तक इंसानों की तुलना थर्मोस्टैट से की, मशीनों से की, साइबरनेटिक्स और फीडबैक लूप्स की बात की। सही बात है। लेकिन सच तो यह है कि इंसान मशीनें नहीं है। तो फिर वैज्ञानिक रूप से हम हैं क्या? अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो भौतिकी और जीव विज्ञान के बीच का एक बहुत बड़ा अंतर समझना होगा हमें। वो क्या है? भौतिकी में थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम है, जिसे एंट्रोपी कहते हैं। ये नियम कहता है कि ब्रह्मांड में हर चीज अंततः अव्यवस्था, पतन और क्योस की ओर जाती है। मतलब सब कुछ बिखर जाता है। हाँ, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह नियम मुख्य रूप से केवल क्लोज सिस्टम यानी बंद प्रणालियों पर लागू होता है। क्लोज्ड सिस्टम मतलब एक ऐसा डिब्बा या ऐसा वातावरण जिसका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क या लेन देन नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जब हम जीव विज्ञान की बात करते हैं, और विशेष रूप से इंसानों के मामले में, तो लुडविग वॉन बर्टलान्फी जैसे विचारकों ने स्पष्ट किया है कि हम ओपन सिस्टम हैं। हम कोई बंद डिब्बा नहीं है। एकदम सही। एक इंसान लगातार अपने पर्यावरण के साथ ऊर्जा, विचारों, भावनाओं और सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। हम खाना खाते हैं, हवा अंदर लेते हैं, लोगों से बात करते हैं, नए अनुभव हासिल करते हैं। एक ओपन सिस्टम कभी भी एक जगह रुककर पत्थर की तरह संतुलित नहीं होता। तो फिर उसका संतुलन कैसा होता है? वो एक स्टेडी स्टेट बनाए रखता है, जो हमेशा बहती रहती है, हमेशा बदलती रहती है। इसे एक नदी के बहाव की तरह सोचिए। नदी? हाँ, दूर से देखने पर नदी आपको स्थिर और एक जैसी दिख सकती है, लेकिन उसका पानी हर पल बदल रहा है। नया पानी आ रहा है, पुराना पानी आगे जा रहा है। इंसान का मनोवैज्ञानिक को शारीरिक ढांचा भी बिल्कुल ऐसा ही है। बहती हुई नदी की तरह देखें, जो लगातार बदल रही है। तो फिर आज के मेडिकल साइंस या मनोचिकित्सा में हम जो डायग्नोसिस करते हैं उसका क्या होगा? हम तो लोगों पर सीधे लेबल लगा देते हैं ना। और दस्तावेज इसी बात की सबसे ज्यादा आलोचना करता है। ये मनोचिकित्सकों को स्पष्ट चेतावनी देता है कि वो मरीजों पर पुराने, जड़ और स्थायी लेबल ना लगाएं। जैसे कि स्रोत में विशेष रूप से मैनिक या प्रीकॉक्स जैसे पुराने शब्दों का जिक्र है, जो पहले सिजोफ्रेनिया के लिए इस्तेमाल होते थे। आप किसी इंसान को एक ठहरा हुआ लेबल नहीं दे सकते, क्योंकि वो इंसान एक ओपन सिस्टम है, जो कल कुछ और था और आज कुछ और है। तो अगर हम एक आयामी लेबल नहीं लगा सकते, तो फिर किसी मरीज की मानसिक स्थिति का सही मूल्यांकन कैसे होगा? डॉक्टर क्या करेंगे? इसके लिए दस्तावेज में कर्ट गोल्डस्टीन के जेस्टाल्ट सिद्धांत का सहारा लिया गया है। उनका कहना है कि आप इंसान को टुकड़ों में नहीं समझ सकते। अच्छा। आपको उसे एक पूर्ण इकाई के रूप में देखना होगा। इसके लिए स्रोत हमें 5 डायमेंशंस यानी 5 आयामों में सोचने का एक फ्रेमवर्क देता है। 5 डायमेंशंस। चलिए इस 5D फ्रेमवर्क को मिलके समझते हैं। पहले 2 आयाम तो शायद काफी स्पष्ट होंगे। पहला कि इंसान के शरीर और दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, और दूसरा कि वो बाहरी दुनिया से कैसे जुड़ रहा है। बिल्कुल सही पकड़े आप। पहला है आंतरिक संबंध और दूसरा है बाहरी या सामाजिक संबंध। लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू होती है। वो कैसे? तीसरा आयाम ये है कि ये अंदर और बाहर की दुनिया आपस में कैसे प्रतिक्रिया कर रही हैं। जब बाहर का तनाव बढ़ता है तो अंदर का सिस्टम कैसे लड़खड़ाता है। समझ गई। और चौथा आयाम क्या होगा? चौथा आयाम है समय का प्रभाव। एक ओपन सिस्टम समय के साथ बदलता है। हाँ, जैसे? जो तनाव एक व्यक्ति 20 साल की उम्र में आसानी से झेल लेता था, हो सकता है 40 की उम्र में वो उसका सामना ना कर पाए। बिल्कुल सही बात है। और पांचवां और सबसे अहम आयाम है उसका समग्र विकास। वो व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? मतलब ये हुआ ना कि जब तक कोई डॉक्टर इन 5 चीजों, अंदर बाहर दोनों का टकराव, समय और जीवन की दिशा को एक साथ नहीं देखता, तब तक वो उस इंसान को समझ ही नहीं सकता। एकदम सही। और अब अगर हम वापस अपनी शुरुआत की तरफ चलें, जब कोई मरीज क्लिनिक में आकर या आपका कोई दोस्त रोते हुए कहता है मैं टुकड़ों में टूट रहा हूँ या मैं बिखर रहा हूँ, तो अब ये बात मुझे सिर्फ एक बात कहने का तरीका या कोई भावुक मुहावरा नहीं लग रही है। क्योंकि वो कोई मुहावरा है ही नहीं। जब कोई ये कहता है तो वो व्यक्ति सचमुच अपने ऑर्गेनिज्मिक एकीकरण के बिखरने को महसूस कर रहा होता है। वाह, उसका वो 5D ढांचा, उसका वो वाइटल बैलेंस टूट रहा होता है। वो गहराई से ये महसूस कर रहा होता है कि उसके अंदर के हिस्से,
उसकी भावनाएं, उसके विचार एक दूसरे के साथ और बाहरी दुनिया के साथ अपना संपर्क खो रहे हैं। उसका स्टेडी स्टेट चरमरा रहा है। ये एक बहुत ही गहरा आहा मोमेंट है हमारे लिए। यानी द वाइटल बैलेंस या जीवन के संतुलन का मतलब किसी एक सुरक्षित जगह पर जड़ होकर बिना हिले दुले खड़े रहना नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है जीवन में आने वाले तूफानों, बदलावों, बीमारियों और नई जानकारियों के बीच खुद को लगातार ढालते रहना, नई ऊर्जा लेते रहना और आगे बढ़ते रहना। स्वास्थ्य का सही अर्थ स्थिरता नहीं है। स्वास्थ्य का अर्थ है लगातार चलने वाली एक अर्थपूर्ण गति, एक ऐसा ओपन सिस्टम होना जो झटके लगने पर भले ही कुछ देर के लिए एक निचले स्तर पर चला जाए, लेकिन जो खुद को पूरी तरह टूटने से बचाते हुए हमेशा एक नया संतुलन खोज लेता है। तो आज की इस चर्चा से हमने बहुत कुछ नया सीखा है। हमने जाना कि बीमारी कोई दुश्मन नहीं जो बाहर से आती है, बल्कि ये हमारे ही सिस्टम का एक कमजोर संतुलन है, एक सर्वाइवल की कोशिश है। हाँ, हमने होमियोस्टेसिस और हेट्रोस्टेसिस के उस लगातार चलने वाले संघर्ष को समझा जो हमें एक ही समय में सुरक्षा और नयापन दोनों खोजने पर मजबूर करता है। और सबसे बड़ी बात, हमने जाना कि हम कोई बंद मशीनें नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के साथ अनंत ऊर्जा का आदान प्रदान करने वाले ओपन सिस्टम है। सही कहा। लेकिन आज की इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं एक बहुत ही जरूरी विचार हमारे श्रोताओं के सामने रखना चाहती हूँ। इस स्रोत ने हमें बार बार बताया कि इंसान अपनी मनोवैज्ञानिक स्थिरता और स्वास्थ्य के लिए एक ओपन सिस्टम के रूप में बाहरी पर्यावरण से लगातार ऊर्जा और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। हम तभी स्वस्थ रहते हैं जब नई जानकारी अंदर आती है। बिल्कुल। लेकिन जरा आज के हमारे डिजिटल युग के बारे में सोचिए। सोशल मीडिया के इस दौर में हम अक्सर इको चेंबर में फंस जाते हैं। एल्गोरिदम हमें सिर्फ वही चीजें दिखाते हैं जो हम पहले से मानते हैं, वही विचार सुनाते हैं जो हमें पसंद है। हाँ, जो लोग हमसे अलग सोचते हैं हम उन्हें ब्लॉक कर देते हैं। एग्जैक्टली। तो क्या ऐसा करके हम अनजाने में अपने उस प्राकृतिक ओपन सिस्टम को एक क्लोज्ड सिस्टम में नहीं बदल रहे हैं? हम बाहर से कुछ भी नया आना बंद कर रहे हैं। और अगर भौतिकी का एंट्रोपी का नियम सही है कि हर क्लोज सिस्टम जिसका बाहर से कोई लेन देन नहीं होता, वो अंततः अव्यवस्था, केओस और पतन की ओर जाता है, तो क्या ये डिजिटल क्लोज्ड सिस्टम अंततः हमारे मनोवैज्ञानिक पतन का कारण बनेंगे? यही मेरा सवाल है। क्या यही वजह है कि आज एक बहुत बड़ा समाज मनोवैज्ञानिक रूप से बिखर रहा है और हमें समझ नहीं आ रहा क्यों? सोचिएगा इस बारे में। मानव मन में कोई स्पष्ट टूटी हुई हड्डी नहीं होती जिसे आप एक्सरे में देख सकें, लेकिन जब हमारा सिस्टम खुद को बाहर की दुनिया से बंद कर लेता है तो दरारें पड़ना तय है।